जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं आज उपस्थित हूँ आप सबों के बीच एक ऐसे टॉपिक को लेकर जो हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। चाहे आप UGC नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग गवर्नेंस की तैयारी कर रहे हो, आपको यह टॉपिक आता ही आता है NPA। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था बेसल के बारे में, आज हम लोग बात करेंगे NPA के बारे में। सबसे पहले NPA बात किया जाए तो NPA का पूरा नाम होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि हिंदी में कहें तो गैर निष्पादित संपत्ति। गैर निष्पादित संपत्ति यानी कि इसे समझा जाए तो NPA का मतलब होता है कि बैंक का काम है लोन देना। लोन देना यानी कि बैंक लोन देता है। जैसे कि हमें किसी काम की ज़रूरत है, हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, पर्याप्त पूंजी नहीं है, तो हम बैंक के पास जाते हैं, बैंक हमें लोन देता है और उस लोन की रिकवरी टाइम से नहीं कर पाता, इसी को हम लोग NPA कहते हैं। अर्थात बैंकों को लगता है कि हमारा पैसा डूब जाएगा, तो इसी को NPA कहा जाता है। NPA को बात करें NPA तो NPA में देखा जाता है कि अगर बैंक पैसे की रिकवरी नहीं कर पाता है, जैसे विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपया लेकर के वह लंदन भाग गए। उसमें से क्या होता है कि 9,000 करोड़ बैंक को NPA के तहत लाना हुआ। अगर वह पैसा डूब जाता है तो NPA के अंतर्गत आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि NPA में कितने तरह के टाइप्स होते हैं। NPA को ही कहा जाता है, NPA को जैसे कि देखा जाए तो NPA होता है, NPA इज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेस एसेट, यानी कि NPA is a part of stress। स्ट्रेस मतलब होता है तनाव। इसमें देखिए स्ट्रेस मतलब तनाव होता है। इसमें देखिए क्या होता है, NPA इज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेस, यानी कि आप एक साहूकार हैं। साहूकार होने के नाते निश्चित तौर पर आपके पास कोई ना कोई आदमी आता है, बोलता है कि हमें पैसा दे दीजिए। पैसा देने के बाद आप मानकर चलिए कि आप उसको 10 लाख रुपया दे देते हैं एक निश्चित समय के लिए। आप बोलते हैं कि 1 महीने बाद 30 तारीख को आप पैसा दे दीजिएगा। तो जो उधार करता है, यानी कि उधार लेकर जो गया है, वह उधारी देने के लिए आपके पास आनाकानी कर रहा है। तब आपको डाउट हो जाता है, लग जाता है कि यह पैसा हमारा नहीं चुकाएगा, तो आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं। आप उसको किसी भी प्रकार उसके ऊपर प्रेशर डाल करके, धमका करके, किसी भी तरीके से आप उससे लोन की रिकवरी करना चाहते हैं। तो इसमें हो जाता है, यानी कि NPA इज ए पार्ट्स ऑफ स्ट्रेस, यानी कि NPA क्या है, एक तनाव का एक पार्ट्स है। समान तौर पे आदमी किसी को उधारी देता है तो स्टेट में जीता है, उसी प्रकार बैंक भी एक स्टेट लेकर के चलता है। तो NPA को 3 भागों में बांटा गया था यहाँ पे स्टेट को। तो सबसे पहले स्टेट देखा जाए तो इनमें रीस्ट्रक्चरल स्टेट आता है। सबसे पहले रीस्ट्रक्चरल रीस्ट्रक्चरल में होता है, रीस्ट्रक्चरल स्ट्रेस में होता है कि इसमें क्या होता है कि बैंक मौका देता है आपको। अगर आपने 4 लाख लिया है, मानकर चलो कि आपने बैंक से 4 लाख रुपया लोन लिया है और आप चुका नहीं रहे हो, तो बैंक आपके पास फ़ोन करेगा, कई तरह के ऑफर देंगे, बोलेंगे कि सर आप 3 लाख चुका दीजिए, 1 लाख जो बचेगा हम उसके ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं लगाएंगे, कोई आपके ऊपर कानूनन कार्रवाई नहीं होगा। अगर आप इससे मान जाते हैं, राजी हो जाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, किसी में आएगा, रीस्ट्रक्चरल स्टेट में गिना जाएगा। यानी कि रीस्ट्रक्चरल स्टेट यानी कि कुछ पैसे आप उसको दे रहे हो। दूसरा है नॉन परफॉर्मिंग स्टेट, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग स्टेट, नॉन एसेट्स स्टेट में आएगा। इसमें क्या होता है कि अगर आप इतना भी नहीं चुका रहे हो तो बैंक को लग जाता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, ये हमारे साथ धोखाधड़ी करेगा। और तीसरे में क्या होता है, राइट ऑफ बोल देते हैं। रिटर्न ऑफ स्टेट या फिर राइट ऑफ, इसको बोल दीजिए राइट ऑफ स्टेट। इसमें क्या होता है, बैंक आपका राइट ऑफ कर देता है। राइट ऑफ करने के बाद कानूनन प्रक्रियाएं आपके ऊपर लागू हो जाती हैं। जो लीगल प्रोसीजर होता है बैंक के माध्यम से, या फिर आपको कोर्ट में ले जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जो भी उसका प्रोसीजर होगा वो आपको ले जा सकता है। तो रीस्ट्रक्चर समझ में आ गया कि अगर बैंक से हम 4 लाख 5 लाख कुछ लोन दिए हैं, कुछ उसको दे रहे हैं, कुछ बेनिफिट उसको नहीं भी हो रहा है, तो क्या होगा, रीस्ट्रक्चर में अगर इतना भी नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम पैसा नहीं देंगे, थोड़ा सा दिक्कत है, चाहे कुछ भी बहाना बना रहे हैं, तो उसको लग जाता है कि यह डाउट के दायरे में जाना शुरू हो जाता है। तीसरा है यह राइट ऑफ स्टेट, यानी कि आप बोल दीजिएगा कुछ भी कर लीजिए, हम आपका लोन नहीं देंगे, तो यह क्या हो जाता है, बैंक राइट ऑफ कर देता है और बाद में उसके ऊपर जो भी कानूनन कार्रवाई होता है वो करता है। धीरे धीरे इसमें देखिए, अब NPA को समझते हैं कि NPA कब
होता है एनपीए। अब ऐसा नहीं है कि बैंक आपको लोन दिया और आपका लोन चुकाने का समय आ गया, रिकवरी के समय आपको फ़ोन करेगा। निश्चित है कि बैंक है तो बैंक अपना कार्य करेगा, क्योंकि बैंक का काम ही है पैसा लेन देन करना। इधर से लेता है तो उधर कहीं ना कहीं लोन देता है, कहीं इन्वेस्ट करता है, किसी बड़े बड़े उद्योगपतियों को देता है, तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करते रहता है, तो उसके पास पर्याप्त पूंजी भी होना चाहिए, तब जाकर लोन देता है। तो एनपीए में क्या होता है, एनपीए कम से कम 90 दिन बाद एनपीए होता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको लोन दिया तो 10 दिन बाद डेट पूरा हो रहा है तो आपके 20वें दिन पहुंच जाए, ऐसा नहीं है। 90 दिन बाद वो प्रक्रिया होता है कि 90 दिन तक एनपीए होता है। और एनपीए का मतलब ऐसा नहीं होता कि पैसा डूब गया, एनपीए का मतलब होता है कि डूबने की संभावनाएं हैं, यानी कि डूब सकता है। इसमें भी लंबा प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एनपीए को कितने पार्ट में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ एनपीए। टाइप्स ऑफ एनपीए, पहला है, पहले की बात की जाए तो पहला है सब स्टैंडर्ड एसेट। दूसरा आता है डाउटफुल, दूसरा आता है डाउटेड एसेट, और तीसरा है लॉस एसेट। इसमें क्या होता है, सब स्टैंडर्ड में और डाउटेड एसेट में। सबसे पहले अगर आप बैंक का लोन नहीं चुका रहे हो, रिकवरी के लिए बैंक अगर आता है नहीं दे रहे हो, तो उसको क्या होता है, पहले दायरे में रखा जाता है सब स्टैंडर्ड एसेट में। तो इसमें क्या होता है कि 90 दिन से लेकर के 1 साल तक प्रोसीजर चलता है। अगर आप लोन नहीं चुकाते हैं बैंक का, तो पहला जो आपका चलेगा वह सब स्टैंडर्ड एसेट में चलेगा, और दूसरा है डाउटेड एसेट, यानी कि 1 साल से लेकर के यह 3 साल तक चल रहा है तो यह डाउट में जाएगा, यानी कि उसके बैंक को शक हो जाएगा कि आप इस पैसे को नहीं चुकाओगे, पैसा लेकर भाग जाओगे या फिर बैंक को क्या करोगे, धोखा दोगे। तो इससे क्या होता है, बैंक को आप धोखा दोगे। तो इसमें क्या होता है, तीसरा हो जाता है कि 3 साल के ऊपर जब जाते हो तो इसे लॉस एसेट, यानी कि बैंक बोल देता है कि एनपीए हो गया और हमारा बैंक लॉस में जा रहा, इसके ऊपर जो भी कानूनन प्रोसीजर है, जो भी कानूनन कार्रवाई है, यह किया जाए। सामान्य तौर पर एनपीए दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। सरकारी बैंकों में एनपीए प्रतिदिन बढ़ रहा, जिसका मुख्य वजह है वहाँ के सरकारी कर्मचारी हैं उनके लापरवाही। क्या होता है कि देखिए, लापरवाही कहें या फिर कुछ भी कहें, देखिए आरबीआई फिक्स किया है कि आपको 40% क्या देना है, इसमें आपको पीएसएल देना है। कितना, पीएसएल 40%। 40% किसको देना है, 40% वो दे सकते हैं जो विदेशी बैंक है और जो प्राइवेट बैंक है। जो आरआरबी हैं, आरआरबीज, और जो स्मॉल बैंक है, स्मॉल बैंक, और 75% देना है और 75% आरआरबी को देना है। यानी कि पीएसएल में फिक्स है। आरबीआई साफ स्टेटमेंट दिया है कि जो भी बैंक 40% पीएसएल नहीं दे रहा, वो विदेशी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, अगर 40% पीएसएल नहीं दे रहा तो उसके ऊपर हम लोग पेनल्टी लगाएंगे, लीगल कार्रवाई करेंगे। और साथ ही साथ आरआरबी, जितने भी ग्रामीण बैंक है और जितने भी छोटे छोटे बैंक है, छोटे छोटे, जब हम आगे वीडियो बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए कि आरआरबीज कितने हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक किसे कहा जाता है, स्मॉल बैंक क्या है, आरआरबी के अंतर्गत कितने बैंक आते हैं, पीएसएल, सीआरआर, एसएलआर क्या है, और पीएसएल क्यों जरूरी है 40%। और इसमें क्या है, देखिए पीएसएल 40% और आरआरबी 75%, जो ग्रामीण बैंक है और जो स्मॉल बैंक है। इसमें क्या होता है कि 40% आपको पीएसएल रखने होते हैं, और पीएसएल के अंतर्गत ही एग्रीकल्चर लोन, एजुकेशन लोन, हाउस लोन, ये सब चीज़ आते हैं, A to Z आते हैं। तो इसमें क्या होता है, बैंक चाहकर भी पीएसएल, इसको तो जरूरी है क्योंकि बैंक के ऊपर आरबीआई पेनल्टी लगा देता है, जिस वजह से लोग लोन लेते हैं और नहीं चुका पाते हैं, जिस वजह से एनपीए होता है और दिन प्रतिदिन भारत में एनपीए बढ़ जा रहा है। एनपीए को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक नियम बनाया 2002 में। एनपीए को रोकने के लिए भारत सरकार ने कौन सा नियम बनाया, 2002 में। तो उस नियम का नाम था सारफेसी, यानी कि एक एक्ट लाया 2002 में। सरफेसी में कुछ बदलाव किए गए और यहाँ पर देखे गए सरफेसी लाया गया। तो सरफेसी का पूरा नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002, इसका पूरा नाम है। इसके बाद इसमें देखा गया कि इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। सरफेसी एक्ट 2002 में, यानी कि सरफेसी एक्ट 2002 में लाया गया भारत सरकार के द्वारा। और इसलिए लाया गया क्योंकि बैंकों में जो एनपीए थी, सरकारी बैंकों में, वो काफ़ी स्तर पे
फ्रॉड होते जा रहे थे, बैंक डूबता जा रहा था, जिस वजह से यहाँ पे सरफेसी एक्ट लाया गया। सरफेसी का पूरा नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002। इसमें क्या था कि इसको 3 भागों में बांटा गया, ARC, DRT और DRAT। अब इसमें क्या था, ARC क्या है, एसेट, इसका पूरा नाम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। यानी कि अब इसमें देखा कि बैंक देखा कि देखिए हम जिस देश में रह रहे हैं यहाँ पे 3 करोड़ केस पेंडिंग है, तो बैंक भी नहीं चाहता कि हम किसी उपभोक्ता के ऊपर केस करें और कानूनन मुकदमा लड़े, तो उसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है। और मानकर चले कि 5-10 लाख के लिए वो 4 साल 5 साल लगाएगा, तो बैंक अपने आप को नहीं समझता। तो इसमें क्या करता है कि बैंक एक मीडिएटर को खोजता है कि कोई मीडिएटर मिले ताकि हमारे बैंक के पैसे को रिकवरी करा सके जो हम उसको लोन दिए हैं। अब इसमें क्या होता है कि वो ऐसे आदमी को तलाशता है, ऐसी कंपनी को तलाशता है जो उसकी पॉलिसी को यानी कि उसको NPA को खरीदने के लिए तैयार हो जाए। अब इसमें देखिए ARC में होता क्या है कि इसमें होता है कि मानकर चलिए आप 10 लाख रुपया लिए हो लोन, और बैंक आपके पास बार बार कंप्लेन कर रहा कि सर आप पैसा चुका दीजिए, आपका समय हो चुका है। आप बैंक लोन रिकवरी के लिए आपके पास बार बार आ रहा है और आप देने के लिए राजी नहीं हो। तो इसमें क्या करता है, वो खोजता है एक ऐसे व्यक्ति को जो ARC हो और उसमें एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को पॉलिसी बेच देता है। मानकर चलिए कि 10 लाख आपको क्या था, 10 लाख आपने लिया था, तो बोलता है, कंपनी के पास जाता है, बोलता है कि आप हमें 7 लाख दे दीजिए, बाकी ये खरीदिए, आपको हम पूरा कानूनन अधिकार देते हैं, जो भी लीगली प्रोसीजर कार्रवाई है आप उसको करिए। तो इसमें क्या करते हैं, जो ARC के अंतर्गत आते हैं वो 7 लाख में खरीद लिया। तो इसमें क्या हुआ, बैंक भले 3 लाख घाटे में गया लेकिन उसने अपना समय बचाया। तो ये क्या करता है, ARC इसके पास टोटल समय बच जाता है। और ARC क्या करता है, इसमें ये आपके पास जाता है और इन लोगों का यही काम होता है, जो कंपनी ARC में आती है उनका वही काम होता है, लोन रिकवरी कराती है। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी आएगा, वैसा नहीं है कि आप गांव के हो और आपके थोड़ा सा बोल बाला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैंक में जाइएगा, बोलिएगा कि आप लिस्ट दिखाइए किसका लोन रिकवरी नहीं हो रहा तो हम वहाँ पे रिकवरी करा देंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए कम से कम आपको 100 करोड़ की पूंजी होनी चाहिए, ARC के लिए 100 करोड़ की पूंजी होनी चाहिए। और इसके लिए RBI आपको लाइसेंस देता है और उसमें कई सारे सिक्योरिटीज़ होते हैं, कई सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। इसमें आप किसी को मेंटली हरासमेंट नहीं कर सकते, इसमें कई सारे के प्रोसीजर होते हैं ARC में, इतना याद रखिएगा। पूछता है कि ARC कब आता है, ARC क्या है। बैंकिंग एग्जाम में चाहे UGC नेट एग्जाम देने जाओ इकोनॉमिक्स का, तो उसमें पूछता है कि ARC क्या है, ARC कब लाया जाता है। तो आप पढ़े रहोगे तो बता दोगे कि ARC एक मीडिएटर का काम करता है बैंक और उपभोक्ता के बीच में। यानी कि जब लोन रिकवरी के समय जब उपभोक्ता पैसा नहीं देता, लोन नहीं देता, तब ARC आता है। उसके बाद DRT है। DRT का पूरा नाम है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इसमें क्या होता है कि अगर आपका ARC हुआ, इससे भी नहीं समझे तो इसमें क्या होता है, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इसमें ट्रिब्यूनल, इसमें क्या होता है कि आप और बैंक अधिकारी मिल करके एक उच्च अधिकारी के पास जाते हैं जो हर स्टेट में, यानी कि अबूसमेंट स्कीम 2006 में पढ़ाऊंगा आपको कि जब बैंक कर्मचारी आपके साथ गलत रवैया करे तो उसका कंप्लेन हम कहाँ कर सकते हैं और उसका कैसा कैसा प्रोसीजर है। आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा तो हम आपको निश्चित रूप से पढ़ाएंगे, A to Z पढ़ाएंगे, बैंकिंग का जनरल अवेयरनेस आपको टोटल मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, DRT में क्या होता है कि हर एक स्टेट में एक DRT का कार्यालय होता है, आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ आला अधिकारी रहते हैं, बैंक कर्मचारी, वहाँ आप जो आपका जो होगा आप वहाँ पे सुझाव कर सकते हैं कि हाँ सेटलमेंट हो सकता है कि हाँ मैं 10 लाख लोन लिया था तो मैं 5 लाख ही दूंगा, 5 लाख नहीं दूंगा। अगर अधिकारी में सेटलमेंट हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है, अगर यहाँ नहीं होता DRT में, अगर आपका सोल्यूशन नहीं होता तो उससे ऊपर एक संस्था है DRAT, यानी कि डेब्ट रिकवरी एप्लीटिएट ट्रिब्यूनल्स, यहाँ जा सकते हैं। और ये बहुत जल्दी फैसला करता है, यानी कि समझ लीजिए कि महीने 2 महीने में आपका जो फैसला होगा वो सुना देगा। इसके बाद आप संतुष्ट हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, आप सीधा हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और जो इसका जजमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट का, इसको तो कोई बदल नहीं सकता, इसको सरफेसी भी नहीं बदल सकता, इसको DRT भी नहीं बदल सकता और DRAT भी नहीं बदल सकता। तो यही है इतना प्रोसीजर। अब देखिए कि क्या यह सरफेसी एक्ट हर जगह काम करेगा। हर एक
नियम बनता है तो हर जगह वह अप्लाई नहीं किया जा सकता, हर जगह वो एलिजिबल नहीं होता है। इसीलिए सरफेसी एक्ट सिर्फ और सिर्फ वहाँ काम करेगा। ध्यान से सुनिएगा, सरफेसी एक्ट कहाँ काम करता है। अगर आपने 1,00,000 रुपया लोन लिया है, 1,00,000 रुपये का लोन लिया है और आप उसे नहीं चुका रहे हैं तो वहाँ एनपीए नहीं लगेगा, यहाँ एनपीए काम नहीं करेगा। पहला हो गया। अब दूसरा हो गया कि क्या सरफेसी एक्ट लोन देने के बाद भी लगेगा, या फिर लोन हमारा बकाया रह जा रहा है तो क्या सरफेसी एक्ट लगेगा? क्या हमने चुका दिया है कुछ पैसा, कुछ बकाया है, तो क्या हमारा इसमें सरफेसी एक्ट लगेगा? देखिए, अगर आपने 100 रुपया लिया है तो इसको 100% बोलते हैं कि आपने 100% ले लिया। अब इसमें क्या होता है कि आपने 80% लोन चुका दिया, यानी कि 80% लोन चुका दिया, 20% बचा। तो इस 20% को बैंक आपके ऊपर या फिर सरफेसी यहाँ काम नहीं करेगा। 20% आप अगर नहीं भी चुकाते हैं तो आपके ऊपर किसी तरीके का लीगल कार्रवाई नहीं किया जाएगा। 20% में सरफेसी एक्ट 2002 नहीं लग सकता है। तो इतना हो गया सरफेसी एक्ट में कि एनपीए हम लोग पढ़े। एनपीए कितने प्रकार के होते हैं? एनपीए इज ए टाइप ऑफ, क्या होता है कि स्ट्रेस, यानी कि वो तनाव का एक पार्ट होता है। तो इतना हम लोग पढ़ लिए, एनपीए पढ़ लिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसल पढ़ा था, बेसल को भी अच्छे से पढ़ लीजिए, एनपीए को अच्छे से पढ़ लीजिए। अगले वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के कई सारे टॉपिक्स लेकर आएंगे जो बैंकिंग गवर्नेंस और यूजीसी नेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही साथ हिस्ट्री की क्लासेस भी आते रहेंगी। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा नियमित रूप से। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।